Okay. Good afternoon, all. In last class, we have discussed about various data types in C, their size, then range of values, and we have seen how to calculate the ranges for the given size that we have seen. Today, we'll see the compilation process, how C program compiles, and what are the intermediate states for the compilation, and what is the purpose of each steps, or how a C program is converted into executable file. So we'll see this. One last thing we have, in last class we have just left with one thing, and that is what the escape sequence. So that the first I will cover that, and then we'll move for the compilation part, how the C program compiles. We have seen the format specifier in last class. हमने format specifier देख लिए थे लास्ट क्लास में. Yes, sir. Okay. हमने रूल्स भी देख लिए थे. प्रोग्राम should be ended with semicolon, है ना, and order of these things. ये सब हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, है ना. नाउ टुमारो ऑनवर्ड्स थोड़ा सा हम टाइम का वो करें. हो सकता है थोड़ा सा लेट आपकी क्लास का होता है, पर यहाँ हमारे पास टाइम हम लूज कर जाते हैं. तो ट्राई टू बी ऑन टाइम. तो लास्ट थिंग व्हाट आई वांट टू डू टेल यू इज एस्केप सीक्वेंसेस. हमने प्रोग्राम देखा था, और उस प्रोग्राम में हमने बात करी थी कि आउटपुट को हम प्रॉपर स्क्रीन पे लाने की जब बात करते हैं तो हम कुछ एस्केप सीक्वेंसेस यूज करते हैं. और वो एस्केप सीक्वेंसेस बेसिकली क्या है, प्रॉपर आउटपुट पे की फॉर्मेटिंग हमारे कंसोल स्क्रीन पे जो आउटपुट आता है. लाइक हम चाहते हैं कि सिंटू बेटा म्यूट करो अपने को. ओके. हम चाहते हैं कि आउटपुट कंसोल पे प्रॉपर वे में आए. जैसे अगर हम 5 स्टूडेंट्स का डेटा चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं हर बार नई लाइन में आए, या हम टेबुलर फॉर्म में चाह रहे हैं. ऑल फॉर ऑल दीज थिंग्स, फॉर प्रॉपर फॉर्मेटिंग ऑफ द आउटपुट ऑन द कंसोल स्क्रीन वी रिक्वायर दीज एस्केप सीक्वेंसेस. तो ये एस्केप सीक्वेंसेस क्या हैं? ये जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं ये बेसिकली क्या है? Escape sequence is a sequence of character used in formatting of the output and are not displayed while printing text on the screen, each having its own significance. Just like हम printf में जो statement दे रहे थे, उस printf के statement में अगर हम ये escape sequences use करेंगे तो जैसे \n use करते हैं, if we are using \n तो ये \n नहीं print होगा, इनका अपना एक significance है. तो \n is for new line basically. तो ये जो होती हैं ये एस्केप सीक्वेंसेस कहलाती हैं. ये एस्केप सीक्वेंसेस कहलाती हैं. और ऑल द एस्केप सीक्वेंसेस सी आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर कैरेक्टर्स, वन कॉमनली बीइंग / एंड अदर एनी कैरेक्टर प्रेजेंट इन द सी कैरेक्टर सेट. तो जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं वो कॉम्बिनेशन होगा 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर का, जिसमें से एक / होगा. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा लाइन बाय लाइन आउटपुट आए तो हम \n यूज करते हैं. तो / जरूर होगा, एक जरूर होगा \, और दूसरा कोई और कैरेक्टर या उसका कॉम्बिनेशन वो होगा, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर हो जाएंगे. तो जैसे अगर हम चाहते हैं, ये हैं दीज आर सम एग्जांपल ऑफ क्या एस्केप सीक्वेंसेस. तो \n आपने बहुत बार यूज किया होगा, नहीं किया होगा तो अब आप समझो अगर हम आउटपुट को फॉर्मेट करना चाहते हैं कि एक लाइन के बाद वो दूसरी लाइन में है कुछ वैल्यूज, सो फॉर दैट वी विल यूज दिस विथ printf. पर्पस क्या है? आउटपुट की प्रॉपर फॉर्मेटिंग स्क्रीन पर. तो वी आर यूजिंग दीज एस्केप सीक्वेंसेस. तो \n यूज होता है न्यू लाइन के लिए, \t यूज होता है हॉरिजॉन्टल टैब, मतलब 6 कैरेक्टर का क्या ला जाता है, ये स्पेस क्रिएट कर देता है 2 आउटपुट के बीच में. \a होता है वो म्यूजिक, उसके लिए होता है ऑडिबल बेल सुनाई देगी, है ना. तो ऐसे बहुत सारी एस्केप सीक्वेंसेस हैं. तो हमें पहले तो हर चीज की टर्मिनोलॉजी समझ में आना चाहिए. तो \n हमें समझ में आना चाहिए कि ये एस्केप सीक्वेंस है. और ये क्या होती है? मैंने कहा ना, एन एस्केप सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज्ड इन फॉर्मेटिंग द आउटपुट एंड आर नॉट डिस्प्लेड व्हाइल प्रिंटिंग टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन. तो \n अगर मैंने प्रिंट उसके साथ लिखा है तो \n नहीं दिखेगा, बल्कि \n के कारण आउटपुट क्या होगा जो हम प्रिंट कर रहे होंगे printf यूज करके,
वो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा आउटपुट। ठीक है, बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी हम नॉर्मली बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसके अलावा हम जैसा चाहे आउटपुट को फॉर्मेट, मैंने कहा ना टेबुलर फॉर्म में हम देना चाहते हैं, तो ये हमें देखना होगा, है ना, कि कैसे हम बाकी स्केप सीक्वेंसेस यूज कर पाएंगे। मैं आपको भी 10-11 स्केप सीक्वेंसेस बताता हूँ। सिग्निफिकेंस क्या है इन स्केप सीक्वेंसेस का? सिग्निफिकेंस ये है, इन ऑर्डर टू एक्नॉलेज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस दैट इज कंसिडर्ड एक सिंपल प्रॉब्लम। अगर हम एक नई लाइन में क्या लिखना चाहते हैं, कोड, जैसे मैंने कहा आपने वेरिएबल आउटपुट में प्रिंट करा है किसी की नेम, किसी की एज और ऑल, आप चाहते हो हर चीज नई लाइन से आए ये प्रिंटफ स्टेटमेंट में। तो एक तरीका तो ये है कि आप स्पेस 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 दबाते चले जाओ आउटपुट में, तो उतना स्पेस आ जाएगा, है ना। तो दिस टास्क कैन बी एम्बिगुअसली अचीव बाय प्लेसिंग मल्टीपल व्हाइट स्पेसेस इन द प्रिंटफ फंक्शन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट मेथड, है ना। व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज बैकस्लैश एन। ठीक है, अच्छा, आप लोग है ना वर्ड पे टाइप करते हो ना, तो आप लोग स्पेस के लिए क्या यूज करते हो? कई बार आपको एक स्पेसिफिक स्पेस देना होता है, तो आप लोग क्या करते हो, स्पेस बार से स्पेस देते हो ना? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इन दैट ऑल्सो वी शुड नॉट डू लाइक दिस। हमें क्या करना चाहिए, जैसे अगर ये पीपीटी पे भी मैं कर रहा हूँ, अगर मैं वर्ड पे बात करूं तो हमें टैब यूज करना चाहिए। टैब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेस क्या ला रहा है, बार बार सेम ला रहा है, जो मैंने भी आपके सामने करा। तो सेम टू अचीव विद प्रोग्राम, तो हम इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं, हम ये एस्केप सीक्वेंसेस यूज करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर मैंने यहाँ इतना दे दिया, अगले में कुछ और ज्यादा दे दिया, इसी में कम दे दिया, तो यही फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं होगी। अभी आपको ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आता फॉर्मेटिंग का। when you create report, when you write some research paper and all, so they are very specific formatting we need to follow. इवन अगर आप मेरा पीपीटी भी सामने देख रहे हो, तो देखो मैं वो जस्टिफाइड रखता हूँ, प्रॉपर गैप रखता हूँ, तो ये हमें समझना होगा। तो ये आउटपुट, ये एक जनरल बात करी आउटपुट को, यही मैंने कहा कि इंस्पायर्ड ऑफ हम जैसे रैंडम स्पेस या ऐसा कर रहे हैं, व्हाट वी शुड यूज, जैसे हम यहाँ टैब यूज करते हैं, तो यहाँ टैब का वहां पे जो हम बात कर रहे हैं, सिक्स कैरेक्टर का एस्केप डाल, हम चाह रहे हैं आउटपुट में गैप आए, तो हम यूज करेंगे बैकस्लैश टी। अगर हम चाहते हैं नई लाइन पे आउटपुट चले जाए, तो बैकस्लैश एन। हम चाहते हैं कि वर्टिकल 6 बाइट का गैप आ जाए दो आउटपुट के बीच में, न्यू लाइन तो आएगी तो नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा उसके जस्ट बाद, तो अगर हम उनमें गैप चाहते हैं वर्टिकल, तो हमें यूज करना होगा, या तो फिर हम वही मल्टीपल वो लाइन यूज कर रहे हैं, या हम आउटपुट में बैकस्लैश आर टाइप से हम चीजें यूज करें, बैकस्लैश वी फिर और वर्टिकल जो है हम उसके गैप के लिए वर्टिकल टैब। तो वर्टिकल टैब मतलब 6 कैरेक्टर, तो यहाँ पे भी 6 कैरेक्टर का गैप आ जाएगा। ठीक है, तो C language offers about 15 escape sequences that allow the user to format the output on the screen. तो हमें बहुत सब याद रखने को, बहुत सारी चीजें हमको ऐसे जो यूज में आती हैं, दैट इज ओके, नहीं तो हम उसे जब रिक्वायर्ड है, कि अगर मैंने आपसे कहा, मान लो मैंने आपको बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी बता के ये समझाया कि हम escape sequences होती हैं जिससे हम आउटपुट फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अब बहुत सारे प्रोग्राम में हमें इसकी जरूरत नहीं होगी, तो हमें पर अगर कल को ये आया कि किसी ने कहा कि वर्टिकल गैप कैसे आएगा, तो यू नीड टू फाइंड फॉर दैट। तो ये एक, अगर मान लो आपको n में से मान लो n/2 चीजें बता रहा हूं, तो उस सिमिलर पैटर्न पे यू कैन फाइंड अदर आल्सो। ये डिपेंड करता है किस उसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। कल को मैं चाहता हूं कि मैं आपको टेबल दूं और आप टेबुलर फॉर्म में बिल्कुल रिजल्ट आना चाहिए सी के प्रोग्राम के थ्रू, प्रॉपर गैपिंग के साथ टेबल बिल्कुल प्रिंट करो 1 से 10 की, तो एक सिंपल से उसमें ये तो एक लूपिंग का प्रोग्राम होगा सिंपल। पर हम क्या चाह रहे हैं, आप सीखो कि आउटपुट फॉर्मेटिंग कैसे हो रही है कंसोल स्क्रीन पर। तो आगे हम जब लूपिंग और एक कंट्रोल स्टेटमेंट हम पढ़ लेंगे इस वीक में सब, तब जब हम प्रोग्राम्स की बात करेंगे, तो नॉट ओनली दैट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डिस्प्लेइंग द थिंग्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल को अगर आप इससे आगे गेम प्रोग्रामिंग और इन सब की बात करोगे, तो आपको कोऑर्डिनेट और स्क्रीन पे हम डिस्प्ले कैसे ला रहे हैं ये भी अच्छे से समझना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट टू प्रिपेयर इट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो हमको आउटपुट को प्रॉपर फॉर्मेट करना आना चाहिए। वंस वी लर्न हाउ टू फॉर्मेट आउटपुट प्रॉपरली ऑन द स्क्रीन, तो आप समझ लो हाउ वर्क हैज बीन डन फॉर identifying the coordinates on the screen, and that is what the primary requirement for developing any of the game.
जब हम गेम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कंसोल स्क्रीन के पिक्सल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, वो हमको समझने की जरूरत है। विश्वास इतना लेट क्यों ज्वाइन करा? एनी रीजन? विश्वास? ज्वाइन करके लीव कर दिया गया? एनीवेज, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट एस्केप सीक्वेंसेस। तो मैंने आपसे कहा न्यू लाइन बैकस्लैश एन। तो एस्केप सीक्वेंस में एक जरूर होगा बैकस्लैश और दूसरे बाकी कैरेक्टर होंगे। बैकस्लैश एन केस के लिए वी यूज इट टू शिफ्ट द कर्सर कंट्रोल टू द न्यू लाइन। तो आउटपुट को न्यू लाइन पे लाने के लिए जहां जहां पे बैकस्लैश लगाओगे उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल न्यू लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर आउटपुट के पहले बैकस्लैश एन लगा रहे हो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में, तो पहले न्यू लाइन आएगी और फिर प्रिंट होगा। और अगर एंड में लिख रहे हो तो पहले प्रिंट हो जाएगा और फिर न्यू लाइन पे चला जाएगा। सिमिलरली बैकस्लैश टी फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, मतलब वी शिफ्ट कर्सर टू अ कपल ऑफ स्पेसेस टू द राइट इन द सेम लाइन। बैकस्लैश ए मैंने बताया था ऑडिबल वेल बीप सुनाई देने के लिए, है ना। इसके बाद हमारे काम का है बैकस्लैश जीरो। ये नल कैरेक्टर के लिए होगा, जब हम स्ट्रिंग यूज करेंगे तब काम आएगा। सिंगल कोट में मार्क करना चाहते हो तो बैकस्लैश सिंगल कोट, डबल कोट के लिए बैकस्लैश डबल कोट, डिस्प्ले द क्वेश्चन मार्क, ट्रिपल एन फॉर ऑक्टेट नंबर, एक्स डबल एच फॉर हेक्साडेसिमल। तो ये हमारा अभी इतना ज्यादा यूज नहीं है। बैकस्लैश वी देखो वर्टिकल बैक्स टैब, बैकस्लैश बी बैक स्पेस, बैकस्लैश ई स्केप कैरेक्टर और बैकस्लैश एफ फ्रॉम फीड पेज ब्रेक। तो ये कॉमनली जो यूज है वो बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, बैकस्लैश ए, बैकस्लैश जीरो, ये कॉमास, उसके बाद बैकस्लैश बी वर्टिकल टैब। तो ऑल्दो आई हैव मेंशन 15, पर काम की हमारी जो चीजें हैं वो ये हैं। तो मैं इसमें एक 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 प्रोग्राम में आपको जस्ट इसको विजुलाइज और करा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने हो सकता है बिल्कुल नहीं यूज करे हो। तो आई एम जस्ट मैं आपको एक जस्ट प्रोग्राम में उसको विजुलाइज करा देता हूँ। विजिबल है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखो इस प्रोग्राम में मैंने जस्ट क्या लिखा है, टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ बैकस्लैश एन। तो मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट में क्या लिखा है, वेलकम, और फिर क्या लिखा है, स्लैश वी, ठीक है, टू स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना। बाकी को अभी अपन कमेंट लाइन कर देते हैं ताकि हमको दिखे कि ये क्या हो रहा था। मैंने जो लिखा है उसको देखना, मैंने क्या लिखा है। मैंने क्या करा देख रहे हो, मैंने सिंगल लाइन को कमेंट लाइन कर दिया क्योंकि ऑलरेडी बहुत मल्टीपल लिखे हुए हैं ना, इससे इशू आ रहा है। एनीवेज, ये मैंने कंपाइल करा और ये मैंने रन करा। वेलकम टू स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, है ना। वेलकम टू के बाद हम नीचे आ गए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। हमने देखी क्या करा था, वेलकम टू के बाद हम नए में आ गए। इसने वर्टिकल वर्टिकल लिया ही नहीं है कि लिया है, इसने वर्टिकल टैब लिया है, देखो नहीं लिया। स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम बैकस्लैश एन तो चला, है ना, बैकस्लैश एन चला। अगर मैं इन सब में बैकस्लैश एन देख लें, पहले बैकस्लैश एन देख लें, तो अब ये सब नए नए उस पर आना चाहिए। तो लेट्स सी, वेलकम टू स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। Yes, sir. ये सब न्यू लाइन चला, ये है एस्केप सीक्वेंस।
अब अगर मैं बैकस्लैश टी देता हूं, इसमें बैकस्लैश टी देता हूं और इसमें बैकस्लैश टी देता हूं, तो जहां जहां बैकस्लैश टी दिखा, ये गैप दिख रहा है आपको, दिस गैप इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल टैब। फिर देख लो आप, इसमें जहां टी दिया है मैंने वो हॉरिजॉन्टल टैब आया, और बाद में मैंने नई लाइन, न्यू लाइन दिया है। सो दिस वे विल यूज टू फॉर्मेट what the output on the console screen. So this was just the example for this, है ना। इसमें बैकस्लैश टी बता दिया, बैकस्लैश एन बता दिया, बैकस्लैश वी वी कैन यूज बैकस्लैश वी फॉर वर्टिकल, बैकस्लैश वी नहीं वर्क कर रहा है, वर्टिकल टैब आना चाहिए, कैरेक्टर आ रहा है वैसा। तो ओके, द पर्पस इज व्हाट, दिस एस्केप सीक्वेंसेस यू मस्ट अंडरस्टैंड, और फिर इनको हम जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्राम में, उसके हिसाब से हम इसे यूज करते चले जाएं। दिस इज व्हाट द व्हाट ऑल अबाउट द एस्केप सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये जो अपन ने डिस्कस करी है उसमें से आप एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज कि हम आउटपुट को कैसा फॉर्मेट करना है, उसके हिसाब से आप इन एस्केप सीक्वेंसेस को यूज कर सकते हो। रीडेबिलिटी बहुत जरूरी हो जाती है, अगर आप ढंग से इसको करते हो तो वेल फॉर्मेटेड फॉर्म में आउटपुट स्क्रीन पे आता है। छोटे प्रोग्राम में चीजें चल जाती हैं, व्हेन इट कम्स टू बिगर प्रोग्राम, सो डिस्प्ले बहुत प्रॉपर होना जरूरी होता है, एंड यू मस्ट लर्न इट। मैंने कहा अगर आप प्रोग्रामिंग में, अगर हम गेम्स की भी बात करेंगे तो हमको ये कोऑर्डिनेट्स में समझ में आना चाहिए हम कहाँ किस चीज को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो अब हम आगे मूव कर रहे हैं आज कंपाइलेशन प्रोसेस, कि एक प्रोग्राम जो हम सी का लिखते हैं वो कैसे हमारी एग्जीक्यूटेबल .exe में बदलता है ना। क्योंकि हम लिख रहे हैं टर्बो सी पे, उसके बाद हम कंपाइल करते हैं, हम वेरियस लाइब्रेरीज यूज करते हैं, है ना, और मल्टीपल मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं हमारे इसमें, यूजर डिफाइन फंक्शन होंगे, यूजर डिफाइन हेडर फाइल्स होंगी। तो इन सबको कंसोलिडेट करके हमारा प्रोग्राम कैसे कंपाइल होता है और हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। ये साइड भी दिख रही है कि फुल स्क्रीन करूं ना इसके लिए? ओके, विजिबल है ये स्लाइड विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब ध्यान से वन बाय वन स्टेप की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम कंपाइलेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो कंपाइलर हमारा सिंगल कंपोनेंट नहीं है, वी हैव दीज मल्टीपल कंपोनेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट कंपाइलेशन। तो उस कंपाइलेशन में हमारे पास है प्री प्रोसेसर, वी हैव कंपाइलर, वी हैव असेंबलर एंड वी हैव लिंकर। सो विल सी ईच वन ऑफ दिस कंपोनेंट। अगर हम वी टॉक अबाउट कि अगर हम हमारी एक फाइल, हमने एक प्रोग्राम सिंपल से बनाया, हमने सिंपल प्रोग्राम क्या बनाया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने डिसाइड करा, कुछ वेरिएबल लिए हमने, है ना, प्रिंसिपल लेंगे, रेट लेंगे, टाइम लेंगे, और एक फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, और इस वे में हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसको हमने डॉट सीपीपी एक्सटेंशन, सी प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है डॉट सीपीपी, जस्ट लगा आपकी वर्ड फाइल का डॉट डॉक होगा, एक्सेल फाइल का डॉट एक्सएलएस होगा, है ना, म्यूजिक फाइल की बात करते हैं MP3, है ना, एंड ऑल। तो सेम वे हमारी सी फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट सी। ठीक है, तो डॉट सी एक्सटेंशन की एक फाइल है। जब हम बात करते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो प्री प्रोसेसर। और प्री प्रोसेसर क्या करेगा? प्री प्रोसेसर हमने पहले भी देखा था, प्रोग्राम कोड को एक्सटेंडेड कोड में कन्वर्ट कर देगा। हमने जब प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की बात करी थी तो हमने क्या कहा था कि जो हेडर फाइल्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये प्री प्रोसेसर क्या कर रहा है, ये डॉट सीपीपी फाइल, डॉट सी फाइल को
एक्सटेंडेड कोड में कन्वर्ट करेगा। मतलब क्या करेगा कि पहले हटा देगा वो आपके कमेंट मूवमेंट सब, और जो हेडर फाइल्स है उनका कोड इसमें आप ऐड कर देगा, इसलिए एक्सटेंडेड कोड की बात करी। अभी हम वन बाय वन फिर देखेंगे इसको। इतनी लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हो बेटा? एनीवेज, इतना भी विजिबल है ना? यहाँ से भी प्रॉपर विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मुझे शिफ्ट करना पड़ता है। तो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? यू आर टॉकिंग अबाउट के एक्सटेंडेड कोड में कन्वर्ट किया, देन इट गोज टू कंपाइलर, और ये उस एक्सटेंडेड कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। बिकॉज आवर सिस्टम नोज असेंबली कोड क्या होगा, ये हमारी मशीन लैंग्वेज है, मिमोनिक की फॉर्म में होगी, और कंपाइलर उस पूरे कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करेगा। अब असेंबलर का काम होगा, नाम ही है असेंबलर, इस असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होगा हमारा? ऑब्जेक्ट कोड होगा हमारा 0 1 वाला, वही बाइनरी कोड है ना। तो ये क्या करेगा असेंबलर, इसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। फिर हम आ जाएंगे लिंकर के पास। लिंकर क्या करेगा? अब लिंकर का काम समझने के लिए ऐसे समझो कि हर प्रोग्राम C = A + B जैसा छोटा प्रोग्राम तो होगा नहीं होगा। There will be multiple modules. Even you are appending some header files of your own. So in that case, what is the task of linker? इस linker basically क्या करेगा? Various object codes को करके क्या करेगा? लिंक करके एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा काम होगा लिंकर का। सो इन दिस वे, इन स्टेप्स के थ्रू हमारा एक .c फाइल क्या होगी? एग्जीक्यूटेबल उसमें बदल जाएगी। इसको अपन वन बाय वन फिर देखते हैं, है ना। अब इसे हम वन बाय वन फिर बात करते हैं। तो ये हमारा जो प्री प्रोसेसर था, हमने कहा सबसे पहले हमने क्या कहा कि वी हैव 4 कंपोनेंट। कंपाइलर अकेला मॉड्यूल नहीं है, अकेला है ना, इट हैज कंपोनेंट, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर। फिर हमने हर इंडिविजुअल की बात करी। अब हम एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, है ना। जैसे हमारा ये #include stdio.h void main और print hello, ये हमारा कोड था। तो ये जब कोड हमने क्या होगा, जब हम कंपाइलेशन की बात कर रहे हैं तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, जो हेडर फाइल अटैच है ना, दिस stdio.h, इसका कोड भी क्या कर देगा, इसमें अपेंड कर देगा, मतलब एक्सटेंडेड कोड में कन्वर्ट कर देगा इसे। और देखो कमेंट लाइन हटा देगा, क्योंकि जैसे ही मुझे कमेंट वो दिखता है तो टेल्स द कंपाइलर कि ये एग्जीक्यूटेबल पार्ट नहीं है। ये तो हमने कमेंट में फॉर बेटर रीडेबिलिटी ऑफ कोड हमने लिख रखा है, तो हमने बेटर रीडेबिलिटी ऑफ कोड के लिए लिखा है, तो वो उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देगा प्री प्रोसेसर जो कंपोनेंट है। तो ये एक्सटेंडेड कोड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोड। जिसमें एक्सटेंडेड क्यों बोला, हेडर फाइल्स का भी कोड आ गया, कुछ मैक्रो डेफिनेशन थी तो वो कांस्टेंट उनकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे। जो हमने देखा था डेफिनेशन वाले पार्ट में, मान लो हमने पाई = 3.14 बोला है, तो वो पाई रिप्लेस हो जाएगा 3.14 से, एंड सो ऑन। मतलब व्हाट प्री प्रोसेसर डज, इट रिमूव्स कमेंट्स एंड इंक्लूड हेडर फाइल्स इन सोर्स कोड। और अगेन एक आखिरी चीज क्या बोली मैंने, रिप्लेस करेगा मैक्रो नेम विद कोड। तो अगर मैंने लिखा है पाई 3.14, तो वो पाई को रिप्लेस कर देगा 3.14 से, जहां जहां पाई आ रहा होगा। तो दिस इज व्हाट द टास्क ऑफ प्री प्रोसेसर। नाउ हमने फ्लो में नेक्स्ट चीज देखी थी, कंपाइलर। अब आप देखो पिछले इसमें जब हमने कहा कि ये प्री प्रोसेसर इस कोड को कन्वर्ट कर चुका है, हेडर फाइल से अटैच हो गया, एक्सटेंडेड कोड में कन्वर्ट हो गए, है ना, कमेंट्स हट गए, मैक्रो डेफिनेशंस जो थी वो रिप्लेस हो गई वैल्यू से, है ना। तो अब अपना कंपाइलर क्या करेगा, इस कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा, असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज कोड इसी तरह से होता है, मेमोनिक्स वी यूज, इट इज सिमिलर टू इंग्लिश टाइप बट वी यूज दिस काइंड ऑफ मेमोनिक्स, है ना। तो ये असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर। नाउ कंपाइलर जनरेट असेंबली कोड फॉर दिस एक्सटेंडेड कोड। नाउ मूव टू नेक्स्ट। हमने कहा इसके बाद इट गोज टू असेंबलर, एंड व्हाट असेंबलर डज, असेंबलर कन्वर्ट दिस assembly language code into what, object code।
and your object code is nothing but simply your binary 010101. So it will convert this entire assembly language code into object code. But this is what the task of assembler is. So next हमारा assembly language code में convert हो गया क्या, assembly code assembler के through object code में convert हो गया. Now we come to linker. Now when we talk about linker, here you can see ये जो वेरियस ऑब्जेक्ट कोड, मैंने कहा ना बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं, एक उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जो कॉल हो रहे हैं, आपने हेडर फाइल्स बना दी एंड ऑल. तो वो सब जिसके लिए आपका ऑब्जेक्ट कोड है, उन सब डिफरेंट मॉड्यूल्स या डिफरेंट फाइल्स को लिंक करके क्या कर रहा है लिंकर, EXE में एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर रहा है. So that is what the entire compilation process when we talk about the compilation of a C program. इसको एक बार फिर देखो, ये जो हमने एग्जांपल लिया था है ना, सपोज इस फाइल का नाम hello.c है, तो प्री प्रोसेसर ने क्या करा, कन्वर्ट करा सोर्स कोड इनटू एक्सपांडेबल कोड में. संजीव, कन्वर्ट करा सोर्स कोड इनटू एक्सपांडेड कोड. सब सीट का बोला था, कौन सीट का? ओके, where we are, या तो प्री प्रोसेसर ने क्या करा, सोर्स कोड है ना, कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू एक्सपांडेड कोड. ठीक है, कंपाइलर ने क्या करा, एक्सपांडेड कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करा. असेंबलर ने क्या करा, असेंबली कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करा. लिंकर ने क्या करा, लिंक ऑल ऑब्जेक्ट फाइल एंड कन्वर्ट इट इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड. तो ये हमारी EXE बन गई. So this is what the how the compilation of a C program has taken place. ये बात समझ में आई? कुछ पूछना है इसमें? ओके, ये समझ में आया जो मैंने अभी बताया? यस सर. यस सर. इसमें कुछ पूछना है किसी को? एनीवन? यस, anyone want to ask anything regarding that? So this is how our C program compiles. Okay, now what I want कि अब हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स के साथ डिस्कशन करें और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को लेके आप मुझे लॉजिक बताते जाएं और मैं आपको के सामने कोड करता जाऊं. सो दिस वे वी कैन प्रोसीड कि अब हम कोडिंग सेक्शन में एंटर हो जाएं. दो चीजें और जरूरी है उससे पहले हमारे लिए, और वो क्या है कि वी हैव टू कंट्रोल स्टेटमेंट और समझना है हमें, और हमें एक चीज और समझना है, इटरेशंस. इन दो चीज के बाद हम प्रोग्राम के ही थ्रू हम क्या शुरू करेंगे कि हम पर्टिकुलरली प्रॉब्लम के साथ हम कैसे वो करेंगे. ठीक है, ओके. एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं और मैं चाहता हूं आप मुझे लॉजिक बताओ. हमको सबको पता है एनालॉग क्लॉक्स आपने देखी है ना, एवरीवन हैज सीन एनालॉग क्लॉक. यस सर. ठीक है, यस सर. तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जस्ट फॉरगेट अबाउट द ग्राफिक्स, है ना, मैंने अभी ये नहीं बोला कि आपको डिस्प्ले में वैसा करना है. तो मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि हमें कोड करना है, हमें डिजिटल एनालॉग क्लॉक बनानी है ना, सेंटर पे स्क्रीन के कुछ ग्राफिक्स फंक्शन यूज करने होंगे, पर अभी ग्राफिक्स फंक्शन को छोड़ के मैं मैथमेटिक्स की बात करना चाह रहा हूँ. तो हमारे लिए क्या होंगे, लाइन होगी,
तो लाइन वाइन हमें प्रिंट करना आता है नहीं आता, पर हमको जो क्वेश्चन है मेरा लॉजिकली जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि एनालॉग क्लॉक बनाने के लिए डेफिनेटली ग्राफिक्स की कुछ फंक्शंस की हेल्प तो लगेगी, पर लॉजिक दूसरा चाहिए मुझे कि ये जो एक मूव मेरे को 3 उसकी बात करनी पड़ेगी, है ना, सेकंड, मिनट, आवर, है ना, और इनके बीच में कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊंगा, मैथमेटिकली क्या रिलेशन बनाऊंगा कि अगर वो लाइन है, 3 लाइनें बना लूंगा मैं, एक सेकंड के लिए होगी जिस, है ना, एक आवर के, मिनट के लिए, एक आवर के लिए होगी, है ना, और एक सेंटर होगा जिस पे फिक्स होगी ये, अब ये मूव करेंगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें क्लॉक, डिजिटल एनालॉग क्लॉक के लिए प्रोग्राम बनाना है, तो ये जो तीनों लाइंस हैं जो कुछ डिस्टेंस स्वैप कर रही होंगी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, ये सर्कल जैसी चीज हो जाएगी ना, सर्कल का सेंटर उस पे लगी हुई है तीनों तीनों सुई हमारी, है ना, यस सर। मिनट, सेकंड और आवर। तो ये कुछ डिस्टेंस से अब करेंगी, है ना, सर्कुलर फॉर्म में करेंगी, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्या लॉजिक लगाएं, क्योंकि आप अभी सब ट्वेल्थ मैथ सब करके आ रहे हो, सर्कल समझते हो क्या होता है। अच्छा, इफ आई आस्क समबडी कि वो डिफाइन करे सर्कल, एनीबडी कैन डिफाइन सर्कल, जस्ट रेज हैंड एंड देन डिफाइन, है ना, एकदम एक साथ दो मत करना। who want to define circle? If I ask you the definition of a circle, how we'll define the circle? Sir, circle is a shape which has no edges. Mohit, I want technical definition. Anyone? Yes, Ashwini? Circle is a spherical surface which is drawn by the radius. My dear, बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन, हिंदी में भी दोगे चलेगा। सर सर्कल एक पॉइंट से मतलब समझ लीजिए एन इक्वल डिस्टेंट पॉइंट का लोकस होता है। अच्छा, और इसे प्रॉपर करो, बस मैं यही सुनना चाह रहा था और ये आप सबको बताना चाह रहा था। वी शुड बी वेरी प्रिसाइज अबाउट स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। When I take interviews also, I'm taking interviews of your final year seniors, they also fail to give proper definitions of these things, just like यशस्विनी has told। यशस्विनी अभी बहुत अच्छी बताई पर वो भी प्रॉपर नहीं बताई। प्रांजल बताना चाह रही बेटा? यस सर। जस्ट हिंदी में भी बताओ चलेगा, है ना, मुझे प्रॉपर डेफिनेशन से मतलब है, वेदर इट इज हिंदी और इंग्लिश वो मैटर नहीं करेगा, है ना। यस प्रांजल। सर्कल इज अ मतलब 2 डायमेंशनल क्लोज सरफेस का हाफ का वो बाउंडेड होता है। अब सरफेस और ये सब वर्ड जब बोलो ना प्रांजल, तो ये समझ लेना हम 2D 3D किसकी बात कर रहे हैं, सर्कल और स्फेयर में अंतर होता है। सर 2 डायमेंशनल कर्व सरफेस, बिल्कुल सही। सरफेस का वो शेप का वो बाउंडेड होता है हाँ। सर्कल। और कोई हिंदी वाला, हिंदी मीडियम वाला है कोई जो बताना चाहता है? हिंदी में बताओ ना, कोई इशू नहीं है, देयर इज नो इशू। अभी मुझे हाफ 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 डेफिनेशन प्रॉपर मेरी, नॉट कंप्लीट डेफिनेशन। यशस्वी ने बहुत क्लोज क्लोज ट्राई करा। विल ट्राई। सर यस इंटू। सर सर्कल मतलब सर्कल के एक सेंटर से अगर डिस्टेंस वहाँ पे, तो हर जगह पॉइंट, जितना भी पॉइंट आएगा सब इक्वल डिस्टेंस होगा, और सेकंड अच्छा। में इनफिनाइट हाँ। पॉइंट होगा, इसमें इनफिनाइट पॉइंट होता है। अच्छा चलो, हिंदी मीडियम वाला कौन है आप सब में? So me. हाँ मोहित, तो फिर मोहित हिंदी में ट्राई कर सकते हैं ना। लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, यू वांट द प्रॉपर कॉन्सेप्ट। यस सचिनी, और स्कोर वो करोगे? सुनो मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ, है ना। सर एक और चीज है कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो एक प्लेन पर लाई करेंगे सिंगल। चलो मैं अब आपको प्रॉपर डेफिनेशन देता हूँ। सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट हैविंग द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, है ना। दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज व्हाट? सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड दिस फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस। है ना। तो पॉइंट ये है कि सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट हैविंग द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और जो फिक्स पॉइंट है दिस इज सेंटर, और जो लेंथ है ना फिक्स जो बात कर रहे हैं वो रेडियस। तो सर्कल उन सभी बिंदुओं का क्या है? लोकस है ना, जो एक नियत बिंदु से जिनकी क्या होती है, दूरी नियत रहती है, वो नियत बिंदु कहलाता है। एक फिक्स पॉइंट जो होता है वो नियत बिंदु कहलाता है, सर्कल का केंद्र मतलब वृत्त का केंद्र, और वो दूरी जो कहलाती है उसे त्रिज्या कहते हैं। दिस इज फ्रॉम द हिंदी में, हिंदी इन हिंदी। मोहित? Yes, sir, clear है। हाँ,
तो वी मस्ट, इट्स नॉट लाइक हिंदी इंग्लिश दोनों चलना चाहिए। आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम बेसिकली, आई एम टेलिंग यू। Yes. वो हो जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट, पर हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यशस्वी ने अच्छे से ट्राई करा, नहीं तो फिर देखो हम कैसे। और ये क्यों मैंने बोला, ये बीच में कहाँ से डिस्कशन आ गया, पॉइंट इज दैट वी शुड बी वेरी प्रिसाइज। अनलेस वी गिव प्रिसाइज डेफिनेशन, प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस, वी विल नॉट गेट द प्रिसाइज आंसर। तो मेरा पॉइंट जो था, वो पॉइंट ये था कि उस सेंटर को, सर्कल के सेंटर से हम जो भी कर रहे हैं वो 3 लाइनें मूव हो रही हैं। मैं आपसे कुछ मैथमेटिक्स जानना चाह रहा हूँ, क्या लेंथ की टर्म्स में बात होगी, एंगल की टर्म्स में बात होगी, और वो एंगल स्वैप कैसे निकलेगा या लेंथ स्वैप कैसे निकलेगी, क्योंकि मुझे तो क्या प्रोग्राम बनाना है, मुझे डिजिट एनालॉग क्लॉक के लिए प्रोग्राम बनाने को बोल दिया गया। और अभी मैं कोडिंग में कोई फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा वो 3 पे है तो एक्स एक्सिस से एंगल 0 है, अगर 9 बज रहा है, कौन से किस कांटे की बात कर रहे हैं, तो वो एंगल कितना है, किसके कितने एंगल स्वैप करने के बाद कितना एंगल आएगा। सो दिस वे यू हैव टू फॉर्म सम मैथमेटिक्स फॉर दिस सिंपल प्रॉब्लम, फॉर मेकिंग अ प्रोग्राम फॉर एनालॉग क्लॉक। इरिस्पेक्टिव कि अभी हमने कोडिंग को लेकर कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम 12 बजे से शुरू हुए हैं तो एंगल कहाँ से मेजर हो रहा है, एंगल से वैल्यू कैसे निकलती है, लेंथ ऑफ द लाइन या लोकेशन कैसे निकलती है। तो लाइन के कॉन्सेप्ट आएंगे, लाइन के बाद एंगल के कॉन्सेप्ट आएंगे, ताकि आर्क की वैल्यू कैसे निकल रही है, नेक्स्ट पॉइंट कैसे निकलेगा। अब फिक्स पॉइंट तो फिक्स पता है ना आपको, अगर मैं कह रहा हूँ 3 बज रहा है तो हमें पता होता है 3 बजे में एंगल क्या होना चाहिए, कौन सी वैल्यू कहाँ आना चाहिए, तो एंगल कितना स्वैप होगा। एक बात बताओ, फुल सर्कल एंगल कितना होता है? 360 सर। 360, ठीक है। तो 360 डिग्री में जब एक पूरा, अगर सेकंड का कांटा पूरा 360 डिग्री एंगल स्वैप करता है तो कितने कितने सेकंड चल लेता है वो? 60 सेकंड। मतलब हर सेकंड में वो कितना एंगल स्वैप कर रहा है? 6 डिग्री। कितना एंगल स्वैप कर रहा है? 6 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. ये 6 डिग्री अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पता है कि जब ये सेकंड वाला 360 में 180 कर लिया होगा तो मिनट वाले के 3 डिग्री होने वाला होगा, है ना, क्योंकि 6 डिग्री मिनट वाला चलेगा, मतलब 1 मिनट पूरा हो गया, है ना। 360 डिग्री अगर पूरा चल गया ये, तो 1 सेकंड पूरा 60 सेकंड हो गया। और ये 60 सेकंड में उधर पे कितना होगा? उधर 60 सेकंड जब ये पूरा 360 चल लिया तब वो जाके 6 डिग्री चलेगा। तो बस हमें ऐसी इक्वेशंस बनानी है और फिर उसे कोऑर्डिनेट की लोकेशन, जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से लोकेशन को फिक्स करना है, क्योंकि एक पॉइंट तो हमेशा फिक्स है लाइन का। ये सब लाइनें है ना, लाइन बनती जाएंगी, हमारा घड़ी जैसे मूव होती जाती है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर में 0 0 उसको बोल रहे हैं, अगर जो 0 0 नहीं होता स्क्रीन पे, आपको पता है ना स्क्रीन की कोऑर्डिनेट्स कैसे चलते हैं, हम जिसे एक्स वाई एक्सेस में 0 0 बॉटम लेफ्ट को बोलते हैं ना, बॉटम लेफ्ट को, है ना। ये कर्सर दिख रहा है ना मेरा, तो अगर मैं यहाँ बॉटम लेफ्ट आऊंगा तो ये 0 0 है ना, पर सिस्टम में ऐसा नहीं होता। जब कंप्यूटर में अपन पिक्सेल्स को देखेंगे तो यहाँ से शुरू होगा 0 0। तो ये भी हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है। तब हमें समझना पड़ेगा इतना शिफ्ट का मतलब क्या, मतलब हमारा 0 कहाँ से शुरू हो रहा है, नॉन। तो एनीवेज, ये जो मैंने प्रॉब्लम बोली, इस प्रॉब्लम को हम प्रोग्रामेटिकली तो बाद में पहुंचते हैं कि हम वो, सर वो लाइन कैसे ड्रॉ होती है सर सी में, पर हम पहले एक जो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप, जो मैंने कहा ना अभी जो बात करी है, एंगल स्वैप समझ में आ जाए और एक फिक्स पॉइंट समझ में आ गया, तो 2 पॉइंट फॉर्म में अगला लाइन की लोकेशन कहाँ जाएगी, लेंथ तो फिक्स रहना है, इसकी लेंथ हमेशा फिक्स रहना है, और एक पॉइंट फिक्स है, एक पॉइंट फिक्स है, क्योंकि रेडियस सर्कल की बदलती नहीं है ना। तो एक पॉइंट पता है और एंगल पता है, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, दूसरा पॉइंट निकाल सकते हो, लाइन एंगल फॉर्मूला आपके पास है, सब चीजें हैं। और उसमें थीटा वेरिएबल रहेगा, इस तरीके से आप तीनों में एक रिलेशन बना लोगे, और उसे 60 टाइम जब ये मूव करेगा तो 1 टाइम वो मूव करेगा। इस तरह से जब मिनट 60 टाइम मूव करेगा तब हमको देखना है आवर में कितना मूवमेंट आएगा। तो आवर में मूवमेंट जो आ रहा है उसके हिसाब से हमको इसके फ्रैक्शंस को और कैलकुलेट करना होगा। इस तरीके से आपका लॉजिक बिल्डअप हो जाएगा, तो उसको आपको कोड में कन्वर्ट कर देना होगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। आई ऑलवेज यूज टू गिव, जब मैं ग्राफिक्स पढ़ाता हूँ 5th सेम में, पहले ग्राफिक्स था जो अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर हट गया सिलेबस में से, अब वो ऑप्शनल में चला गया। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में
ये प्रोग्राम मैं हमेशा देता हूँ कि आपको एनालॉग क्लॉक बनाना है। एनालॉग क्लॉक बनाना है तो ये एंगल स्वैपिंग और ये सब है, तो इट रिक्वायर्स मैथमेटिक्स, और ये हमें क्लियर होना चाहिए कि ये एंगल स्वैपिंग थी। तो अगर मैंने क्लॉक आज आपसे डिस्कस की तो एक्चुअली मैंने आपने एंगल और ये स्वैप कैसे हो रहा है और इनको आपस में कैसे कोरिलेट करोगे, फॉर दैट यू रिक्वायर्ड सम मैथमेटिक्स, सर्कल, लाइन इक्वेशंस, लाइन में एंगल के साथ कैसे और एंड ऑल। तो इसके लिए ये डोमेन नॉलेज जरूरी है। आप लोगों को आजकल एक नॉलेज बहुत अच्छा है, हाउ टू सर्फ इन इंटरनेट और गूगल में कैसे सर्च करें, तो ये डोमेन नॉलेज इस टॉपिक का नॉलेज बहुत अच्छा है। तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, यू विल सर्च फॉर हाउ टू एनालॉग क्लॉक प्रोग्राम इन सी, तो आपको धड़ 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 करके 10-12 लिंक मिल जाएंगे, फिर उसे वहां से उठाओगे, कॉपी करोगे और रन करके आउटपुट देख लोगे। तो ऐसा हमें किसी भी प्रॉब्लम के लिए नहीं करना, हमें एक छोटी छोटी प्रॉब्लम से फाइट करना है। जब हम छोटी छोटी, आप एक कंप्लीट प्रोग्राम जैसा ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, बिलीव मी, जब एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बनाओगे और एनालॉग क्लॉक चलने लगेगी, सिस्टम का रीड कर लेना, सिस्टम से हम टाइम रीड कर लेंगे और ऑटोमेटिक मूव करेगी, तो आप मान के चलना आप तब सीखोगे प्रोग्रामिंग सही तरीके से, जब हम इन चीजों को अप्लाई करके और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके और उसके बाद हम जब आउटपुट तक पहुंचते हैं, रादर देन कि हम एक बड़े पॉपुलर से प्रोग्राम्स को बनाते जाएं कि सर वो प्राइम नंबर का प्रोग्राम क्या है, लॉजिक क्या है, इसका क्या है, उसका क्या है। नहीं, ये एप्लीकेशंस के साथ हम ऐसे छोटे छोटे अगर हम वो बनाते हैं ना, जैसे मैंने ये एग्जांपल क्यों बताया, मैं बहुत जल्दी इस पे आऊंगा, हालांकि मैं अभी ग्राफिक्स नहीं बताऊंगा, पर फिर भी मैं लॉजिकल वे में, जैसे मैंने कल आपसे क्या कहा था, आपको रेंज के लिए प्रोग्राम बनाना है, किसी ने बनाया, मैंने आपको ऑप्शनल दिया था। अगेन मैं इस क्लास में कोई भी चीज कंपल्शन नहीं करूंगा, मेरा मतलब है अगर आपको मैंने एक चीज बताई थी 2n-1 2 2n-1, एक स्टार्टिंग फ्रॉम -2n-1 टू प्लस 2n-1 इसके हिसाब से जस्ट n इन टर्म्स ऑफ बिट्स आपको साइज पुट करना था, और उससे आपको क्या निकल आता, सारी रेंज निकल आती। ये मैंने आपको कल एक टास्क दिया था। What you can do, you can just complete that and mail me on my mail ID personally, पर वो करो। आपको मैथमेटिक्स कैसे इस वैल्यू से ऐसी आ जाएगी, तो हम कैसे कर पाएंगे, सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अभी मेरे साथ लिमिटेशन क्या है, अब जैसे मैं कोई भी प्रोग्राम दूं जिसमें कंडीशन आ जाएगी तो मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को अभी इफ और एल्स और इटरेशंस नहीं आते हों और ऑपरेटर्स और बचे। आई हैव टू कवर 2-3 टॉपिक्स मोर, देन विल डायरेक्टली जस्ट लाइक मैंने आज अब एक कोड आपको डिस्प्ले पे लाया था, ऐसे हम सारे उस पे आ सकते हैं। ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, उसको समझना, ये धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो अपन क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ये क्लॉक का कुछ लॉजिक समझ में आया? यस सर। दिस इज नॉट अ सिंपल प्रोग्राम, आई एम टेलिंग यू, बट लॉजिक जो है ये आ जाए, इसको कोड में कन्वर्ट करना, इट हैज सर्टेन कॉम्प्लेक्सिटी, बट दैट इज ओके। पर हमें समझ में तो आएगा। अगर क्लॉक की बात करी तो अच्छा, कितने लोग जो मैंने ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट बोला, जब मैंने क्लॉक बोला था तब कितने लोगों के दिमाग में ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट था? सर मेरी सर। था आपके एंगल वाला कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छी बात यस है, सर। क्योंकि अगर हम एंगल के अलावा कुछ भी बात करते हैं तो वो हमारे लिए इनफाइनाइट जैसा हो जाएगी बात। क्योंकि मुझे एक पॉइंट तो पता है लेंथ लाइन का, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए एक रिलेशन चाहिए, क्योंकि एक्स वाई तो फिक्स हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसलिए मुझे सर्कल वर्ड में लेके आया आपके सामने। तो एक्चुअली मैंने आज आपको सिर्फ क्या समझाने की कोशिश करी थी, देखो कि वो जो एक क्लॉक के प्रोग्राम को मैंने विजुलाइज कैसे कराया आपको, कि वो सर्कल है, उसका वो फिक्स हो गया एक पॉइंट, फिर ये कुछ एंगल स्वैप कर रहा है, हर बार ये रेडियस है तो ये लेंथ फिक्स रहेगी। तो लाइन के 2 पॉइंट फॉर्म में हमें यूज करना है, जिसमें हमारे को 2 पॉइंट फॉर्म में क्या स्लोप या फिर हमें क्या चाहिए, एंगल स्वैप। तो थीटा है तो tan थीटा है, m है, क्योंकि मेरे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 नहीं है, क्योंकि दूसरा पॉइंट पता होता तो जरूरत ही नहीं थी ना। तो दिस वे यू नीड टू अंडरस्टैंड, और इसमें अभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं लगती, ये लॉजिक है। तो वो एंगल से कैसे प्रोसीड होगा, जिसके बेसिस में मैं कह पाऊं, क्योंकि इसमें फिर प्रोग्रामिंग की भी कुछ चीजें क्यों लगेंगी, यू हैव टू रीड द टाइम फ्रॉम द सिस्टम, है ना। देन मैं उस सेकंड वाइज मूवमेंट की बात कर रहा हूं, तो 60 इटरेशंस, तो 60 इटरेशन में कैसा आएगा एंड ऑल।
ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम मैं बोल रहा हूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं, ये हम कंडीशन के साथ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ लॉजिक की बात कर रहा हूं कि 1 जनवरी को अगर संडे है 2021 में, तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा? जस्ट टेल मी, क्या कैलकुलेशन से मुझे बताओगे? जस्ट टेल मी द कैलकुलेशंस, लॉजिक क्या है कि अगर 1 जनवरी 2021 को संडे है तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा? व्हाट इज द लॉजिक फॉर कैलकुलेशन? चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट। यस, सर जनवरी के तो फर्स्ट देखेंगे कि मतलब फरवरी का ये 28वां होता है कि 29वां, सर पहले चेक करेंगे। नहीं नहीं, मुझे तो सीधे आंसर बता दो। आंसर बता दो फिर लॉजिक बताओ, कैलकुलेट करो ना अपना, पहले आंसर फिर लॉजिक। उमर, यस सर। आंसर। सर उसका लॉजिक आता है, आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। सर लॉजिक बता दूं मैं? पहले आंसर फिर लॉजिक, मैं टाइम देता रहा ठीक हूँ। है सर। सर उसमें एक दिन बढ़े आता है आगे। सर सर सपोज मतलब 2019 में जो 1 जनवरी थी उसमें क्वेश्चन की बात करो, अभी वही पीछे कर मत रहे जाओ थे। और आगे मत जाओ। मैंने जो क्वेश्चन यस दिया है उसका वो फिक्स है। मैंने आपको बताया 2021 में क्या, तो यस 2022 में क्या। क्वेश्चन क्लियर है ना? समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड, यू शुड बी स्टिक टू दैट ओनली। फिर अपन बात करें। यशस्विनी, हाँ बेटा यशस्विनी। सर एक सेकंड में सोच रही हूँ। चलो, किसने बोला था? मोहित नहीं, उमर। कौन आंसर लॉजिक बता रहा था? उमर। यस यस, सर। बोलो लॉजिक सर बोलो। पहले हम देखेंगे वो ईयर में कितने डेज हैं। अगर वो हाँ लीप ईयर है तो 366 डेज होंगे। हाँ लेकिन 2021 लीप ईयर नहीं है तो हाँ 365 डेज हैं। हाँ फिर हम उसके 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे। अगर हाँ। रिमाइंडर 0 है तो वो सेम डे होगा विच इज संडे। अगर 1 है तो एक दिन ऐड कर देंगे कभी तो सेम मंडे हो हो सकता है जाएगा। रिमाइंडर? तो साल भर में रिमाइंडर यस, सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। 7 से डिवाइड करेंगे तो तो रिमाइंडर जीरो हो सेम सकता है क्या सेम डे में, साल में अगले दिन? नहीं हो सकता ना। अगले साल में सर। 365 डिवाइड ही नहीं हो सकता ना 7 से। हाँ नहीं हो सकता। बस, तो रिमाइंडर तो बचना ही। मैंने सेम डे, देखो बिल्कुल सही है। आप देखो, इसीलिए मैं आपसे जो कह रहा हूँ, आप देखो ये फिट बैठेगा। ऑल्दो आज अपन एक्सटीड कर रहे हैं क्लास को, पर 2 मिनट सुन लो ध्यान से। मैंने कहा प्रॉब्लम का एक इंस्टांस उठाओ, जो मैंने एज इट इज दिया था, यहाँ तो मल्टीपल है ही नहीं ना प्रॉब्लम। आपको 21 और 22 देखना था, तो लीप ईयर की बात ही मत करो मेरे से पहले, तो है ना। 21 और 22 में देखो सर, रिमाइंडर इतना बच रहा था ऐसे। तो
हम जो स्टेप बोलते हैं ना, आप उसको बिल्कुल उतार लो, अंदर उतार लो, आपकी आसानी हो जाएगी। हमने प्रॉब्लम इंस्टांस एज इट इज बताया, 21 में 1 तारीख को ये है तो 22 में 1 तारीख को क्या होगा। अब अगली बात करो सर, 21 को ये 22 में क्या होगा, 365 ही दिन है, 7 से डिवाइड करा सर, 2 रिमाइंडर बचा सर, तो अगर ये संडे था ना सर, तो वो मंडे ट्यूसडे हो जाएगा सर। अगर सर ये रिमाइंडर एक आ रहा है तो ये हो जाएगा। अब इसे जनरलाइज करें, 2 बार में टेस्ट कर, जो आप कहते हो कि सर वो लीप ईयर की तो दिक्कत होती है ना, तो ये होती है कंडीशन या कंस्ट्रेंट दैट वी ऑलवेज टू नीड टेक इनटू अकाउंट व्हाइल जनरलाइजिंग द प्रॉब्लम। तो ये जो मैथमेटिक्स लिखी डिवाइडर, ये वो हो गई मैथमेटिक्स जो आपसे कहते थे क्या, कि 2 रिमाइंडर बच रहा है एंड ऑल। फिर हमने इसमें कंस्टेंट लगाया, कंस्टेंट ये लगाया कि लीप ईयर होगा तो क्या और नहीं होगा तो क्या। दिस वे विल प्रोसीड। तो वो मैथमेटिक्स के साथ सर वो 2 आगे जाता है हर बार, तो ये आसानी दे देगा आपको हमेशा। जब आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना, 5 साल का गैप आता है और आप उलझ जाते हो, आपको पता है 2 2 से आगे बढ़ना है, लीप ईयर आएगा तो 3 से आगे बढ़ना है, तो आप फास्ट वे में कर सकते हो, क्योंकि आप एफटी में पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे, ईयर वाला लॉजिक आएगा ना सामने घूम फिर के कहीं ना कहीं से। यस सर। तो मैं उसको ये ढूंढ लूं कि +2 होता है सर, साल के साथ लीप ईयर आता है तो +3 होता है, +2 होगा, +3 +1 होगा +2, और फिर इसे फास्ट वे में चेक करो। आपके पास कंप्यूटर में कैलेंडर है, मोबाइल में कैलेंडर है ऑल, फिर आप रैंडम उठाओ। और हाँ मोहित, मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि रिमाइंडर देखा 2 आया, तो आपको पता है इस साल और अगले साल में +2 का डिफरेंस आया। अब अगर वो लीप ईयर है तो +3 का डिफरेंस आएगा। अगर आपसे मैं 10 साल की बात करता हूं, तो आप 10 साल में क्या करो, शुरू जहां से करा और उसमें गैप देख लो कि रिपीटेशन कहां चला गया, तो +2 +3 +2 +3 करते जाओ। तो अगर मैं मंडे से शुरू हुआ तो अगली बार मैं वेडनेसडे आ चुका हूं, फिर अगली बार मैं जाके कहाँ आ चुका हूं, एंड सो ऑन। फिर इस लॉजिक को देखो जो बनाया, इसे चेक करो। जो हमने 7 स्टेप पढ़ाई, मैं उन्हीं स्टेप्स पे बात करता हूँ। एक प्रॉब्लम इंस्टेंस उठाया, एक प्रॉब्लम उठाया और उसके साथ आगे बढ़े, ठीक है। चलो अपन ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, 2 टॉपिक और कंप्लीट हो जाए, फिर हम इन प्रॉब्लम्स को कोड पे डायरेक्ट ले जाया करेंगे, है ना। तो एनीवेज, तो गुड डे। ऑलरेडी हम 5-7 मिनट एक्सीड कर